अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की वीडियो के अंदर हम सीआरक्यूज को सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर के लास्ट मैंने एमसीक्यू सॉल्व करा दी थी। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है हमारे पास आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा। फॉर द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट दो हमें दी हुई है। बेसिकली हमारे पास इक्वेशन शो दैट द वैल्यू ऑफ y इज रियल। हमें ये बताना है कि शो करना है कि y की वैल्यू रियल है। सबसे पहले थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लें तो आसान हो जाएगा सवाल। वो सिंप्लीफिकेशन बड़ी बेसिक सी है, इसमें गलती मत कीजिएगा। जैसे कि ये आयोटा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहली चीज ये। तो पहले मैं इसको ये स्टेप कर रहा हूँ, आयोटा आयोटा से भी मल्टीप्लाई नहीं करा रहा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, ये स्टेप गौर से देखें। यहाँ क्या लिखा हुआ है -4। रूट के अंदर माइनस खत्म करना होता है तो बाहर हम लगाते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा लगाने से रूट के अंदर माइनस खत्म हो जाता है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म है ये बन जाएगी 2 आयोटा। तो इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस, ये जो अंदर वाला माइनस है वो खत्म हो चुका है क्योंकि बाहर आयोटा लगाया और रूट से बाहर 4 बन गया 2, तो ये बन गया 2 आयोटा। तो यहाँ प्लस माइनस की गलती मत करें प्लीज, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक गलती कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, सवाल पूरा गलत हो जाएगा। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई अब करवा रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ वहां पर लेकर गया था। ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर एक्स, ये भी हो जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता है -1 होती है। ठीक है, तो -1 लिख दी मैंने। तो ये इक्वेशन बन गई -x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, +2y इज इक्वल टू 8। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। ये मेरी एक इक्वेशन प्रॉपर बन गई। अब इस इक्वेशन की बारी, इसको भी थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो क्रॉस में 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स हो जाएगा। आयोटा उससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर वाई हो गया। तो नीचे एलसीएम आ गया आयोटा इज इक्वल टू आयोटा क्यू। अब ये आयोटा वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आयोटा, अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर -1 तो -1 लगा दिया और ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 1 के बराबर होता है तो ये आ जाएगा x, ये माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे x को कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो x को कट करने के साइमल्टेनियस बेसिकली करने के कई तरीके होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि कोई एक इक्वेशन को किसी वेरिएबल के बराबर ले आए और फिर दूसरी इक्वेशन पुट कर दें। एक होता है एलिमिनेशन मेथड। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इससे मुझे फायदा क्या हुआ, ये नेगेटिव का x है और ये पॉजिटिव का, तो ये कट गया। और मुझे y निकालना था क्योंकि y प्रूफ करना है। ये दोनों प्लस होके 3y हो गए और ये प्लस होके 9 हो गया। ठीक है, प्लस क्यों कराया, क्योंकि मुझे y को कैंसिल आउट करना था और y की एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए मैंने प्लस करवा दिया। ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। आपको सब्स्टिट्यूशन आता है उससे भी कर सकते हैं। 3y जाके डिवाइड हो जाएगा तो 9 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ गया 3। तो ये y की वैल्यू आ गई और ये रियल वैल्यू, ये आपका जवाब आ गया। आपको 4 नंबर्स के मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसमें टेस्ट किए गए हैं। आयोटा का कॉन्सेप्ट हो गया, एलसीएम का कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन कॉन्सेप्ट, ये वो कॉन्सेप्ट आयोटा के अलावा अगर बाकी कॉन्सेप्ट देखें तो वो कॉन्सेप्ट है जो आप 9 मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें इसमें टेस्ट की गई हैं, तो प्लीज बी केयरफुल, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखें अपने। अच्छा, अब आते हैं हम चैप्टर 2 के ऊपर, जिसमें हमारे पास 3 में से हमें 2 करने हैं। हम तो ऑब्वियस तीनों भी सॉल्व करेंगे। तो द सवाल मुझे गिवन है यहाँ पर, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 3y प्लस z इक्वल 3 इक्वेशन दी हुई है। उसका उन्होंने मैट्रिक्स बना के दे दिया, उसका डिटरमिनेंट भी बता दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स x वाई z यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये बड़ा लेंथी सवाल हमें दे दिया गया है। तो डिटरमिनेंट तो निकाल दिया। अब इन्वर्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है ए एक्स इक्वल टू बी। ए वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑफ बी। और ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो अब देखिए, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट तो मुझे पहले से दिया हुआ है 4, मुझे एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो अब इस स्पेस में एडजॉइंट हमें बहुत ध्यान से निकालना है। एडजॉइंट आपको पता होना चाहिए, a11 a12 सबकी वैल्यूज को कहते हैं। तो सबसे पहले a11 की वैल्यू, यहाँ हम निकाल लेते हैं पहले a11 की वैल्यू। को फैक्टर्स जो अगर आपको याद हो कॉन्सेप्ट तो वही होता है बेसिकली, 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास ये कट हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, 1 2 1 0। आई होप ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें पता होंगी। तो मैं अब थोड़ा क्विकली जाऊंगा इस चीज़ के अंदर, इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 -2, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2। इसी तरह a12 -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, ये हमारे पास कट डाउन हो जाएगा तो 0 2 0 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 2 2 0, हाँ उल्टा लिख दिया मैं। ये कट गया, ये कट गया, 0 2 2 0। तो ये -1 बच जाएगा क्योंकि पावर हमारे पास ऑड है तो नेगेटिव रहेगा। और ये 0 -4, तो ये पॉजिटिव का 4 आ गया। इसी तरह a13 कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3।
ठीक है, और ये आ जाएगा 0 1 2 1, ठीक है। तो ये 0 -2 और यहाँ +1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया। इसी तरीके से फिर सारी वैल्यूज हमें निकालनी है। इसको कैलकुलेटर में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी चेक कर रहा हूँ उसको, ठीक है। आई होप कैलकुलेटर से आप लोग को ये चीज़ आती होगी। वैसे मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था ये सिखा दिया था, ठीक है। तो कैलकुलेटर में हमने ये चीज़ सीखी भी है किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर के अंदर मैट जॉइन कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट हमारे पास मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए से, ठीक है। तो ये मेरे पास जो फाइनल सेट एडजॉइन आएगा, देखिए ये वैल्यूज निकालना मैं सिखा चुका हूँ, तो अब मैं इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगा रहा, ये आप लोग खुद ट्राई करें। तो जो हमारे पास एडजॉइन आएगा, अच्छा एडजॉइन का फॉर्मूला आपको एडजॉइन ऑफ ए, पहला स्टेप क्या होता है, आपने वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है। 3 -6 5 3 -2 1, और फिर इस पर ट्रांसपोज लगाना है। ये ट्रांसपोज मत भूलिएगा, ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आता है, ठीक है। -2 4 -2 3 -6 5 3 -2 1, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है कि सर इतना लंबा सवाल करना पड़ेगा 4 नंबर के लिए, जैसे मैंने बताया मैट्रिसेस में बहुत बड़ा सवाल है। तो आप ये कर सकते हैं कि 5 से 6 वैल्यूज निकाल लें, फिर आप डायरेक्ट कर लें, मसला नहीं। 5 से 6 वैल्यूज तो एटलीस्ट आप निकालें, ठीक है। 5 से 6 वैल्यूज नहीं, ताकि पता हो कि आपको निकालने आती है। तो ये मेरे पास एडजॉइन आ गया। अब क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए क्या करना है, मुझे इसको डिवाइड करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये ए इनवर्स आप निकाल चुके, और सॉरी एडजॉइन निकाल चुके, तो ए इनवर्स में आपको इससे डिवाइड करना है। -2 3 3 4 -6 -2 -2 5 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमारे पास 2 था, डिटरमिनेंट मेरे पास 4 है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स। एक्चुअल फॉर्मूला इसका क्या है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला बना ना हमारे पास, ये मेन फॉर्मूला बना है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरा कैलकुलेटर पे करने की कोशिश करूंगा, ताकि ज्यादा मसला ना है, ठीक है। कैसे करेंगे कैलकुलेटर, वो मैं करके चले दिखा भी देता हूँ। किस तरीके से हम करेंगे, मैं इन एडजॉइन भी एक बार दिखा दूंगा किस तरीके से एडजॉइन आया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर, ताकि आप लोग के कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या सवाल बन जाएगा, हमें एक्स वाई जेड जो कि हमारे पास कैपिटल एक्स के बराबर हमने लिया था, वो बराबर था ए इनवर्स ऑफ बी के। ए इनवर्स में अभी डिवाइड मैंने नहीं करवाया, ठीक है, कि ए इनवर्स का मेरे पास ये आंसर आया। तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा अभी, -2 3 5 4 -6 -2 -2 5 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स जो कि है 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इसको हम चलें कैलकुलेटर से, इसको मैं करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग की कंफ्यूजन दूर हो जाए, ताकि जितना टाइम आप बचा सकते हैं बचाएं। मैं फिर कह रहा हूँ 4 से 5, ये 5 वैल्यू भी आप ऊपर निकाल देंगे ना एडजॉइन की, और बाकी आप कैलकुलेटर से कर लेंगे तो कोई मसले की बात नहीं होगी, क्योंकि इतना लंबा सवाल हो जाएगा, आपके पास स्पेस भी नहीं बचेगा। तो जो जो कैलकुलेटर से चीज़ें शॉर्टली हो सकती हैं, बस ये थोड़ा स्टेप करके दिखा दें, ताकि पता हो कि चेकर को कि हाँ इस बच्चे को आता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज को इनपुट करना होता है, ठीक है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास 4th पोजीशन पे, ये मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया मैंने, बताया 3/3 का मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। क्या क्या वैल्यू है, 1 3 3 0 1 2 फिर 2 1 0, ये वैल्यूज डाल दी, एसी दबाया, ऑप्शन पे गया। अगर दूसरा कैलकुलेटर तो आपको शिफ्ट दबा के 4 दबाना होता है, ठीक है। अब मैं पहले आप लोगों को ये दिखाता हूँ जो एडजॉइन मैंने डायरेक्ट निकाला। एडजॉइन तो डायरेक्ट ट्रांसपोज करके ही आता है कैलकुलेटर में, याद रखिएगा, ठीक है। तो एडजॉइन निकालने के लिए देखिए क्या करूंगा मैं, पहले मैट्रिक्स सेलेक्ट किया, इसका इन्वर्स कर दिया, मल्टीप्लाई, फिर मैं क्या करूंगा, इसके एडजॉइन से डिटरमिनेंट से इसको मल्टीप्लाई करा दूं। ये डिटरमिनेंट ले लिया, और पूछ रहा है किसका डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स ए का। तो ये मैंने मल्टी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन ओवर डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को अगर वहां जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ए इनवर्स जब डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एडजॉइन दे देगा। तो ये देखें, ये डायरेक्ट आई है, ठीक है। इसमें ट्रांसपोज ऑलरेडी हुआ हुआ होता है, -2 3 3 4 -6 -2 -2 5 और 1, ठीक है। ये तो हमारे पास ही हो गए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो नीचे हमारे पास चीजें गिवन है, तो अब ये गौर से देख लें, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए पहले मुझे एक और मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, मैट्रिक्स बी। अब ये जो मैट्रिक्स है बी वाला 1 2 3, इसमें कितनी रॉज है, 3 रॉज है और एक कॉलम है। वैल्यूज क्या, 1 2 एंड 3, ये 3 वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, मतलब ए सी दबाते हैं, यहाँ पर आते हैं, मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया, मल्टी सॉरी मैट्रिक्स ए नहीं, इसका एडजॉइन ना इनवर्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमारे पास क्या था, इनवर्स लेना, तो हम यहाँ पर डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट, और ये मैट्रिक्स ए। अब ये देखो, ये तो मुझे एडजॉइन निकाल के देगा, ठीक है। ये वाली चीज क्या मैंने करा अभी, करा एडजॉइन, ये एडजॉइन आ गया मेरे पास। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ एडजॉइन को मैट्रिक्स बी से, जो कि 4 पे है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 13 -14 और 11। अब क्या चीज रह गई, डिवाइड होना रह गया है। तो डिवाइड तो आप डायरेक्टली भी करवा सकते हैं, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने से वैल्यू आ गई 13 -14 11 और डिवाइड बाय 4। तो सबको डिवाइड करा देंगे तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 4 -14 डिवाइड बाय 4 और 11 डिवाइड बाय 4। यहाँ कटिंग हो रही है, 2 2 जा 2 7 जा,
तो ये आपका आंसर आ गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 13/4। अच्छा नीचे भी पेज दिया हुआ, अच्छा खासा पेज दिया हुआ, जितने पेजेस यूटिलाइज कर सकते हैं दोनों को करिएगा, ठीक है। 13/4, 7/2, 11/4, ठीक है। तो कोशिश करें ये वाली वैल्यूज एटलीस्ट 6 भी निकालना तो नॉट बैड, और फिर आप थोड़ी बहुत कैलकुलेटर से भी कर लेंगे तो बुरा नहीं है, लेकिन ये पेज को यूटिलाइज पूरा कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नंबर पूरे मिले, कहीं भी आपका नंबर डिटेक्ट ना हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्विकली, काफी लेंथी सवाल था ये। अच्छा अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा ईजियर मैं समझता हूँ, इसलिए आपके पास चॉइस भी है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मैट्रिसेस को एंड में सॉल्व करें। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा। अब ये आयोटा वाले सवाल आपको कैलकुलेटर में नहीं, आपको डायरेक्ट करने पड़ेंगे। पहले कह रहा है a मल्टीप्लाई बाय b निकाल दो, और फिर ये वाली स्टेटमेंट, दो चीजें निकालनी। तो पहले तो a मल्टीप्लाई बाय b पे आते हैं। आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय b जो कि है आयोटा एंड 4 आयोटा। अब पहले तो ये चेक करना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हो भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पर 3/1 है और यहाँ 1/2 है, तो ऑब्वियस ही बात है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, रॉ टू कॉलम होती है हमारे पास, ठीक है। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया हमारे पास, फिर आयोटा मल्टीप्लाई 4 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर नीचे आता है 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया मेरे पास 8 आयोटा स्क्वायर। इसी तरीके से अब 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, और ये बन गया 12 आयोटा स्क्वायर। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आती होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये बन जाएगा -1, ये -2, ये -3, ये -4, -8, -12। तो ये मेरे पास आ गया आंसर, किसका आंसर आ गया, ये मेरे पास आंसर आ गया ए मल्टीप्लाई बी, जो का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी को फिर आप मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा यहाँ जगह थी, स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाई बाय बी करें और फिर इसका ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दें ए मल्टीप्लाई बी से, ठीक है। यही स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पर, ये चीज को गौर से देखिएगा। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना ए मल्टीप्लाई बी से। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू मेरे पास ये आई है, -1, -2, -3, -4, -8, -12। इसको मल्टीप्लाई करना है ट्रांसपोज ऑफ दिस। जब इसको ट्रांसपोज करूंगा तो बनेगा -1, -2, -3, -4, -8, -12। अब यहाँ पर चेक करना क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये मेरे पास 3/2 है और ये मेरे पास 2/3 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, रॉ टू कॉलम, -1 मल्टीप्लाई -1 1 हो गया, -4 मल्टीप्लाई -4 16 हो गया, और प्लस बीच में लगाते तो 1 + 16 आ गया। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो +2 हो गया, -4 मल्टीप्लाई बाय 8 तो पॉजिटिव का 32 आ जाएगा, और बीच में प्लस साइन लगाते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये पॉजिटिव, ये हो गया हमारे पास प्लस का 48। तो सब पॉजिटिव ही चल रहे हैं, क्योंकि -1 -2 मल्टीप्लाई बाय दिस तो +2, और ये प्लस का 8 4 32। इसी तरीके से सॉरी 8 4, हाँ, -2 मल्टीप्लाई -2 तो +4, और ये प्लस का 64, और रॉ टू कॉलम आई होप मल्टीप्लिकेशन आती है 6, और ये हमारे पास +96। ये हमारे पास आ गया 3, और ये 12 4 48। इसी तरीके से 6, और ये हो गया मेरे पास 96। इसी तरीके से ये 9, और ये मेरे पास आ गया 144, ठीक है। आप, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। 17 34 51 34 68, ये हो गया मेरे पास 102, यहाँ आ गया 101, ये भी हो गया 102, और ये बन गया 153। तो ये इसका सेकंड वाले पार्ट का जवाब आ गया। तो आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। ये दूसरा पार्ट हो गया, अगले पार्ट पे मूव करते हैं क्विकली। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये आई थिंक रिपीटेड है, पास्ट पेपर का है। इसको आप लोग खुद ट्राई करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं ये नहीं करवा रहा, मैं आगे बढ़ा हूं, जो प्रीवियस आए हुए उनको करने का फायदा भी नहीं है। अच्छा ये भी वैसे पास्ट पेपर का है, लेकिन एक बार सिर्फ गो थ्रू, ऊपर वाला तो बिल्कुल भी रिसेंटली किया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर भी क्या होगा, बेसिकली एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज इसके बराबर होगा पी क्यू ट्रांसपोज के, ठीक है। ये बराबर होगा हमारे पास पी क्यू ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं सवाल को, M2030100410। अब मुझे चाहिए पी क्यू, ट्रांसपोज नहीं चाहिए, तो मुझे वापस इस पर ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, ताकि मैं जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ला सकूं। तो जब मैं वापस ट्रांसपोज इसको करूंगा तो मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा, ट्रांसपोज, क्योंकि इसका मतलब मुझे ट्रांसपोज बोथ साइड पर अप्लाई करना है। तो ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, तो पी क्यू इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा M2030100410, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर आ गया पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट में क्या है, वो कह रहा है जो पी क्यू मैट्रिक्स है इसको आप 0 के बराबर लो, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। 0 के बराबर ले लें और इसका डिटरमिनेंट निकाल दें, क्योंकि सिंगुलर का मतलब कि डिटरमिनेंट 0 के बराबर, और फिर m की वैल्यू बता दें। तो ये आप लोग को ट्राई कीजिएगा, m की वैल्यू मैंने फिर भी करवा दिया आप लोगों को, मैंने कहा पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद ये पास पेपर का ही सवाल था। खैर अच्छा ये तो था पास पेपर का, मुझे याद है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता था, हम लगाते थे इसके अंदर फॉर्मूला इनफिनाइट सम का लगाते थे ज्योमेट्रिक के अंदर। तो यहाँ पर 0.481 481 481 रिपीटेशन कितनी वैल्यूज हो रही हैं, 3 हो रही हैं,
ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.1481 डिवाइड बाय 1000, तीन वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.481। ठीक है, अगली अगर वैल्यू में लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगी, 0.000481 प्लस फिर 0.00000481 प्लस ऑन। ये तीन टर्म्स एटलीस्ट खोल के आपको दिखानी है इसके अंदर। ठीक है, ये खोलने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ हम फॉर्मूला लगा, अच्छा पहले हम वो निकालेंगे आर। फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने का इनफाइनाइट का, ए वन माइनस आर, ये फॉर्मूला है। ए फर्स्ट टर्म हो गई मेरे पास। अब आर निकालना है तो आर के लिए इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो लेट्स सी मैं डिवाइड कर देता हूँ, 0.000481 डिवाइड बाई 0.481, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है, आर की वैल्यू आ रही है 0.001। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर ए की जगह 0.481, यहाँ 1 माइनस 0.001। चलो मैं यहीं करके दिखाता हूँ आप लोग को। इसको पहले से नॉर्मल ले आते हैं। तो ये हमारे पास 0.481 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.001, तो ये मेरे पास आ गया आंसर 13/27। चेक भी कर सकते हैं पॉइंट में देखें, वो यार आंसर जो आपको दिया हुआ था, तो इसका मतलब आपका सही आंसर है 13/27। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बड़ा सिंपल सा है। एन अरिथमेटिक सीक्वेंस विच सेटिस्फाई द कंडीशन इफ द फर्स्ट टर्म ए इज 5 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये एक कंडीशन दी हुई है और वो कह रहा है फर्स्ट टर्म जो है वो 5 के बराबर है, डी निकाल दें। तो टर्म क्या है, ए मल्टी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ए 6 से, तो यहाँ पर फॉर्मूला खुल जाएगा ए प्लस 6 माइनस 1 डी। यहाँ पर फॉर्मूला खुल जाएगा तो ए प्लस 26 माइनस 1 डी। ए की वैल्यू उसने बताई हुई है हमें। ठीक है, जो कि है 5 और ये 5 डी हो गया। ठीक है, यहाँ भी 5, ये 25 डी हो गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस 20d इज इक्वल टू 5 प्लस 25d। ठीक है, अ, ये नंबर्स एक जगह कर लिए और ये हमारे पास, अच्छा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्यों लिखा है, और मैंने डी वाली फॉर्म एक जगह कर ली। तो यहाँ मेरे पास आ गया 15 इज इक्वल टू 5d। तो 15 डिवाइड बाय 5, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तो बहुत सिंपल सा 3 नंबर का पार्ट था, आई होप क्लियर होगा, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल सा सवाल आया था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म। एन टर्म का सम चाहिए, जब भी एन टर्म का सम आए तो मतलब एन एन के बराबर ही रहेगा। ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस whose first term is 7 and 7 term is 37। पहली टर्म दे दी गई है 7 और कह रहा है सातवीं टर्म 37। तो यहाँ पर फॉर्मूला खुल जाएगा ए प्लस 7 माइनस 1 डी इक्वल टू 37, ए प्लस 6 डी इक्वल टू 37। ए की वैल्यू 7 पहले से पता है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, 7 प्लस 6 डी इक्वल टू 37। 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो 30 बन जाएगा। तो ये हो गया 30 डिवाइड बाय 6, तो 5। तो इसका मतलब D5 आ गया और A7, ए और डी आ गया। अब सम निकालना मुश्किल नहीं है, सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, ये हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि फॉर्मूला शीट में गिवन होगा। और एन टर्म निकाली है तो एन एन ही रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ ए की जगह 7 आ गया, यहाँ एन माइनस 1 डी की जगह 5 आ गया। तो एन अपॉन 2, ये हो गया 14 प्लस 5 अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5n माइनस 5, तो आंसर n/2। 14 सॉरी 14 नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, 14 माइनस 5 कर देंगे तो 9 हो जाएगा ना। तो ये हो गया मेरे पास 9 प्लस 5n, यहाँ भी छोड़ देंगे तो नॉट बैड, सही है। ठीक है जी, ये हो गया आपके सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन डन। आगे बढ़ते हैं क्विकली। अच्छा भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा सिंपल सवाल, आपको पता होना चाहिए क्या है, कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करा है, प्रूफ करना है कि ये n के बराबर है। फॉर्मूला हमारे पास जो होता है एनसीआर वाला, आपको पता होना चाहिए। तो n के बराबर, लेकिन r यहाँ पर n-1 के बराबर है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए। तो फॉर्मूला ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल, नीचे आता है r फैक्टोरियल, r की जगह n-1, और फिर n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। याद रहे, या माइनस है तो ब्रैकेट में जाके साइन चेंज होगी, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाया मैंने। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल, नीचे है n-1 फैक्टोरियल, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन को चेंज कर देगा, इससे होगा कि ये कट गया, और 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो मेरे पास क्या बचा, n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। तो ये ओपन कर दूंगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल, ये कट गया तो ये n आ गया, यही प्रूफ करना था, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सवाल। अच्छा, अगला सवाल जो है वो भी फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फिर कॉम्बिनेशन का सवाल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर n और r जो है 3 के बराबर है, तो n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 8n माइनस 8 हो गया। ठीक है, n फैक्टोरियल n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8n माइनस 8, ये कट गया। ठीक है, 3 फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए 6 के बराबर होता है, तो 6 को वहां जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा और यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो पहले मैं इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, एन स्क्वायर माइनस 3n हो जाएगा ये, और प्लस का 2। ठीक है, आई होप ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट द कंसर्न, नॉट द इशू फॉर यू ऑल ऑफ यू। तो ये हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये 48, ये माइनस का 48n हो जाएगा, ये प्लस का 48 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हो गया n क्यूब
माइनस 3n² माइनस 46n प्लस 48 इक्वल टू 0। क्यूबिक फॉर्म बन गई। कैलकुलेटर में डायरेक्ट करना है इसको। कैलकुलेटर में कैसे करेंगे आप क्यूबिक फॉर्म को? अच्छा जी, हमारे पास कहाँ पर ऑप्शन है देखते हैं। ये रहा इक्वेशन का। इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। ए पे इक्वेशन सेलेक्ट कर ली। पॉलिनोमियल है, पूछ रहा क्या डिग्री है, 3 डिग्री है। तो पहली वैल्यू 1 है, दूसरी -3 है, फिर -46, ये मेरे पास फिर 48 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास -6, 8 एंड 1 आई है। तीन वैल्यूज आई हैं और कोई एक इसमें करेक्ट है। ठीक है, अब गौर से देखिए कौन सी करेक्ट है, कैसे पता चलेगा। एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। एन इज इक्वल टू, सॉरी नेगेटिव कौन सी, -6 आई थी शायद, -6 सॉरी, तो ये तो नहीं हो सकती। फिर मेरे पास वैल्यू है 8 और फिर 1, तो दो वैल्यूज हैं 8 एंड 1, कौन सा करेक्ट है कैसे पता चलेगा? देखिए कभी भी ना याद रखिएगा, एन जो है वो हमेशा बड़ा होता है आर की वैल्यू से, एनसीआर हो या एनपीआर हो। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि एन कभी भी आर से छोटा नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे 8, तो आप लिखेंगे एन इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गई बात? आई होप क्लियर होगी। जल्दी से क्विकली आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा बाद में करते हैं, पहले हम बाकी सवाल छोटे उठाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस में बहुत टाइम लग जाता है। अब ये प्रूफ वाला सवाल है, इसमें कोई चॉइस नहीं, दोनों में से दोनों अटेम्प्ट करने हैं आपने। लेफ्ट हैंड साइड ली, यहाँ पर फॉर्मुला लग जाएगा मेरे पास। ठीक है, फॉर्मुला आपको फॉर्मुला शीट में भी होगा, आपको पता होना चाहिए। कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मुला लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर भी फॉर्मुला कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। ये दोनों फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी बना हुआ है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे जो प्रूफ करना है उसमें साइन और कॉस साइन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 - sin² अल्फा 1 + sin² बीटा। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 1 = 1, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी माइनस ही होगा, सॉरी, -sin² बीटा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो -sin² अल्फा, और ये हो जाएगा +sin² अल्फा sin² बीटा, और ये ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ था हमारे पास, तो ये मेरे पास कट डाउन हो गया। इसमें से माइनस को कॉमन लूंगा तो अंदर ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, और ये आपका प्रूव हो गया। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ कॉमन ले गए। अब साइन स्क्वायर पहले लेके साइन स्क्वायर बाद में बीटा बाद में लेके, इससे कोई इशू नहीं है। ये हमारा प्रूव हो गया, 4 नंबर का सवाल था, बहुत ही सिंपल था। अच्छा, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बाय यूजिंग फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूव दैट। अच्छा, इसमें अब एलाइड एंगल का रूल नहीं लगा सकते क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करना है, इसका मतलब फॉर्मुला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा इसके अंदर, ये चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फॉर्मुला जो अभी ऊपर लगाया वही लगाना है, कॉस एल्फा की जगह π/2, फिर कॉस बीटा की जगह एल्फा, बीटा की वैल्यू एल्फा है, माइनस साइन एल्फा π/2, फिर साइन बीटा। ठीक है, अब ये cos π/2 होता है वो जीरो होता है, तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी। ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो बचा क्या है, साइन एल्फा माइनस का, तो माइनस साइन एल्फा प्रूफ। आपको पूरे नंबर लेने तो आपने क्या करना है, पहले फॉर्मुला मेंशन करना है, जो फॉर्मुला आप लगा रहे हैं, ठीक है, वो मेंशन कीजिएगा। फिर आपने फॉर्मुला ये ओपन करके दिखाना है, फिर आपने एक स्टेप में दिखाना है इसकी वैल्यू जीरो आई है, इसकी वैल्यू एसिडिव रहेगी, इसकी वैल्यू 1 है, और ये साइन एल्फा है। फिर आपने ये स्टेप करना है, इतना भी डायरेक्ट मत जाइएगा जैसे मैं चली गया। ठीक है, मेरा मकसद था आपको बेसिक बताना, तो ताकि आप लोग ये स्टेप में मिस्टेक ना करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल आ गया, तीन में से दो करने होते हैं इसके अंदर, 3 3 नंबर के बहुत छोटे सवाल होते हैं। पहले सबसे पहले आपने तीन वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर डिग्री में गिवन तो डिग्री में ही काम करते हैं भाई हम भी। ठीक है, एंगल यूनिट को हम डिग्री में ले लेते हैं। सबसे पहले 10 हमने निकाला 0, जो कि है मेरे पास 0 के बराबर। ठीक है, फिर 10 30, ये आ गया मेरे पास, पॉइंट में लेते तो 0.57, 0.57, 1.73, फिर 90 पे हमारे पास इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो देखें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आई है, तो आप पॉजिटिव में ही बना लें तो कोई मसले की बात नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मैं भी रफली बना रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग को चीज़ें आती हैं। ये मॉडल पेपर बेसिकली आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कि आपको अंदाजा हो क्या क्या किस तरह के सवाल पूछे गए। बहुत ही अजीब बन रहा है ये तो, आई थिंक स्केल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा मुझे। क्योंकि दोनों पॉजिटिव एक्स और वाई, तो मुझे नेगेटिविटी वाला बनाने की जरूरत ही नहीं किसी भी हाल में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू क्या किया है, 0 है, 0 तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट पे होता है। फिर मेरे पास क्या आएगा,
फिर मैंने ये बॉक्स लीव करके यहाँ पर लिख दिया 30 डिग्री, ये मैंने 60 कर दिया और ये मेरा 90। आप चाहे ज़्यादा बॉक्सेस भी लीव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई मसला है नहीं इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, यहाँ मैंने 1 कर दिया और यहाँ थोड़ा ज़्यादा गैप देके मैंने, या इसको ज़्यादा ना भी दे आपकी मर्जी, मैंने थोड़ा ज़्यादा गैप दे दिया ताकि थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो। 0 पे 0 आया तो 1 पॉइंट तो ये हो गया मेरे पास। 30 पे मेरे पास क्या आया, 0.57, तो इसका बिल्कुल मिडल मुझे चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक शायद गलती की, इसको इस तरह नहीं बनाना चाहिए था मुझे, मैंने नीचे गैप नहीं दिया, तो इसको बेहतर है नीचे भी अगर गैप दे दूं तो बेहतर रहता। ये 1 तो ये 2 ही लेता, वरना अगर यहाँ मैं गैप दे रहा हूँ तो नीचे भी मुझे गैप देना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, 30 में मेरे पास 0.57, तो हम अंदाजे से ऑब्वियस अंदाजे से लगाऊंगा मैं इसको, ठीक है। 60 पे 1.73 आया, तो 1.73 कहीं ना कहीं यहाँ हमारे पास होगा, ठीक है। और इस पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे जैसे मैंने बताया था लाइन बना देनी है उस तरीके से, ठीक है, ताकि गलती के चांस ना हो आप लोग के। ये लाइन बना दी। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, यूं जाएगा, ये यूं गया और ये यूं लाइन ऊपर की तरफ। ये जो मैंने बनाई, ये डॉट डॉट बनाना है आपने, ठीक है, ताकि पता हो ये इन्फिनिटी वाली लाइन जा रही है, ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट जाए। ऐसा ना हो आप यूं लेके जा रहे हैं और फिर यूं चले जाएं, आप यूं लेके जा रहे हैं और फिर कहीं यूं निकल जाए, 90 से अलग निकल जाए, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। बड़ा सिंपल सवाल था, 3 नंबर का सवाल और बहुत ही आसान सवाल। अच्छा, ये सवाल पास पेपर का है, तो ये आप लोग खुद ट्राई करें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उठ कर आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पर पीरियड डोमेन रेंज भी आसान है। पीरियड कैसे निकलेगा साइन का, यहाँ पर 2x है तो 2x को बराबर ले लेंगे 2 पाई के, पीरियड निकालें सबसे पहले, ठीक है। तो x वहाँ जाके डिवाइड और 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 2 पाई डिवाइड बाय 2, तो आंसर x की वैल्यू पाई आ गई। ये इसका पीरियड हो गया। डोमेन क्या होती है, डोमेन इसकी r के बराबर होती है, तो साइन, तो हम कह देंगे यहाँ पर डोमेन, डोमेन इक्वल टू आर, कैपिटल आर। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज इसकी होती है -1 till 1, लेकिन यहाँ पर बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जो रेंज होती है वो तो साइन की होती है, तो साइन का सबसे बड़ा आंसर 1 आएगा, सबसे छोटा -1 आएगा, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो रेंज यहाँ पर बन जाएगी हमारे पास -2 till 2। इतना सा बहुत सिंपल सा सवाल, जो कि 2-3 मिनट में सवाल है। इससे ऊपर वाला जो मैंने आपको कहा आपने करा चुके हैं, आप लोग ट्राई करें, वो भी 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है और जल्दी जल्दी होने वाले सवाल हैं, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक ही सवाल आता है और आपने करना होता है इसको, ठीक है। 4 नंबर का होता है। सबसे पहले साइन वहां लेके जाएंगे, और सॉरी कॉस को वहां ले जाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत सारे इसमें गलती करते हैं, फॉर्मुला ओपन करके कट कर देते हैं, ये मत कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं फॉर्मुला खोल दूंगा, डबल एंगल 2 sin x cos x माइनस cos x इक्वल टू 0। cos x को कॉमन ले लिया, तो ये फैक्टर बन गया, तो cos x इज इक्वल टू 0। और ये बन जाएगा sin x 1/2, क्योंकि माइनस का 1 वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो cos इनवर्स, याद रहे ये चैप्टर रेडियन में सॉल्व होता है, खुदारा ये गलतियां मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर हमारे पास रेडियन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेडियन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम रेडियन, पहले इसको वापस से डिग्री से रेडियन में ले आते हैं भाई। ये हम ले आए इसको डिग्री में। अब हमने इनवर्स लिया, शिफ्ट दबा के cos इनवर्स 0, आंसर आ गया मेरे पास π/2। इसका सेकंड एंगल कैसे निकलेगा, ये तो पहला पहले क्वाड्रेंट का एंगल आ गया। अब वो और कहाँ पे cos पॉसिबल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई से माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3π/2। ये मेरे पास दूसरा एंगल इसका आ गया। अब आते हैं साइन के ऊपर, साइन इनवर्स 1/2, लेट्स सी क्या आता है। आई थिंक शायद π/6 आएगा। साइन इनवर्स 1/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा π/6, तो ये मेरे पास आ गया π/6। ये पहले क्वाड्रेंट आ गया। और कहाँ पे हमारे पास साइन पॉजिटिव था, सेकंड में, जिसमें हम करते हैं पाई से माइनस, तो ये आ जाएगा 5π/6, ठीक है जी। तो ये हो गया सवाल डन। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मैट्रिसेस में हमें टाइम लगा, अगर आप नोट करें, मैं इसलिए कहता हूँ मैट्रिसेस को थोड़ा, या तो मैट्रिसेस बहुत छोटा सवाल हो तो सही है, लेकिन उसमें हमें टाइम लगा, बाकी सवालों में टाइम नहीं लगा इतना, ठीक है। अच्छा, अब ये वेक्टर्स आ गया 2 और 3 नंबर, अच्छा 4 3 नंबर। तो पी क्यू आर मुझे गिवन है यहाँ पर, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस 5q इज 140, कह रहा है पी को माइनस करे 5q से और बताया उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर। तो पी मुझे गिवन है ये, वो कह रहा है इसको क्यू को मल्टीप्लाई कराओ 5 से और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो ये देखते हैं क्या आता है, इसका प्रूफ होता है, प्रूफ वाला सवाल है, तो मतलब आंसर वेरीफाई होती है। 5g हो गया, ये प्लस का 5k, याद रहे माइनस में अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिर्फ इसी से बचे। अब आई तो किसी से प्लस माइनस हो नहीं सकता, तो 2i आ जाएगा। ये माइनस का 3i और माइनस का 5, तो माइनस का 8j, और ये हो जाएगा 9k। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, इनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास 4 प्लस 64 प्लस 81, तो इसको प्लस कर लें आप लोग, तो 149 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, ये प्रूव हो गया। 2 नंबर का सिंपल सवाल। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p माइनस q। p माइनस q के यूनिट वेक्टर तो हम बेसिकली जो है वैल्यू, ये तो निकाल चुके हम, ये कर चुके, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा मेरे पास +9 के, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड,
तो हो गया सवाल डन। कुछ करना नहीं था, 1 मार्क्स का सवाल, बस आपने फॉर्मूला शो करवाना है, बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगला सवाल आखिरी पार्ट का देखते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास चैप्टर 7 रह जाएगा। चैप्टर 7 वो सॉरी मैथमेटिक्स इंडक्शन में रह जाएगा। स्टेट अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द वेक्टर आर बट इज अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, हमें बताना है कौन सा वेक्टर है जो पैरेलल है आर के बट अपोज, स्टेट अ वेक्टर दैट इज विच इज पैरेलल टू वेक्टर आर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया भाई। अच्छा सिंपल, हमारे पास यहाँ पर स्टेट ऑफ वेक्टर विच इज पैरेलल टू वेक्टर आर बेटा से डायरेक्शन, तो बेसिकली आर है 3 माइनस के, आर मुझे जो गिवन है वो है 3i माइनस के। तो मुझे ऐसा वेक्टर बताना जो इसके अपोजिट हो, तो सिंपल आपने -1 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस से या -1 कह लें। तो ये जो वेक्टर आ जाएगा ये हमारा इसके अपोजिट होगा, दोनों सेम है बस साइन का डिफरेंट है, ये अपोजिट वेक्टर हो गया। ठीक है, इसका ये सिंपल आंसर हो गया। अब बस हमारा एक चैप्टर रह गया जो कि मैथमेटिक्स इंडक्शन वाला रह गया, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। फिर मैं कह रहा हूँ मैट्रिसेस में टाइम लगा, मैं आप लोगों ने नोट किया होगा, मुझे भी टाइम लगा क्योंकि लेंथी सवाल होते हैं इसके अंदर। तो उसमें चॉइस करना क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सवाल छोटा है और उसको बाद में करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, शो दैट 8 पावर n माइनस 3 पावर n is 5 is an odd is integer for all natural number। तो मैथमेटिक्स इंडक्शन अप्लाई कर रही है, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 चेक करना। ठीक है, तो ये 8 माइनस 3 5, 5 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया डिवाइड। तो ये पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गया। फिर n इज इक्वल टू k, तो 8 की पावर k माइनस 3 की पावर k डिवाइड बाई 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। फिर मेरे पास है n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो 8 की पावर k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1 डिवाइड बाई, अब के स्टेप बड़े ध्यान से समझना, अब मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपका मैथमेटिक्स इंडक्शन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो चीज आपको समझ आएगी, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा मैंने क्या स्टेप किए। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करूंगा मैं, मैंने ये ब्रेक कर दिया पावर्स को। फिर पहली टर्म से कॉमन, जैसे कि हम लेते थे, पहली टर्म से कॉमन लिया और अंदर फर्स्ट इक्वेशन को लिख दिया। अब अगर मैं 8 को अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, रफली करके देखता हूँ, तो क्या बनता है देखो, 8 डॉट 8 की पावर के, 8 डॉट 3 की पावर के डिवाइड बाई 5। क्योंकि अगर हम कॉमन लेते हैं और वापस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऊपर वाली चीज बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। अगर आप इस फॉर्म को देखें तो क्या फर्क आ रहा है, पहली टर्म मैच कर रही है, डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर -8.3 की पावर के है और यहाँ पर -3 की पावर के डॉट 3 है, तो 5 का फर्क आ रहा है, यहाँ 8 है और यहाँ 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ करना पड़ेगा 5 प्लस 5.3 की पावर के, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं लगा दूं +5.3 की पावर के, तो ये दोनों सॉल्व होंगे और मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3 और डॉट 3 की पावर के, तो मैच कर जाएगा। तो ये मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास जो है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है मुझे। तो टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी आर, आर हमें नहीं पता, उसके लिए इंडिपेंडेंट लगाना है। n की जगह 6 आ गया, a की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ आ गया 6 माइनस आर, b की जगह 4 ओवर एक्स की पावर r। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि x नहीं आना चाहिए, तो मुझे x को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये 6cr एज इट रहा, ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर 12 माइनस 2r हो गया, और यहाँ x की पावर क्या है r। जब मैं x की पावर r को ऊपर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस r, और 4 की पावर r अलग कर दिया, मतलब पावर अलग कर दी और x को ऊपर ले आए। ये दोनों सेम है, तो ये क्या मतलब बेसिस सेम है, मैं कहना चाह रहा हूँ, तो बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये 4 की पावर r एज इट है, तो ये हो गया 6cr x की पावर 12 माइनस 3r। ये आपने सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या करना होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो ये वाली टर्म को हम बराबर ले लेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, इस पूरी फॉर्म को हम बराबर ले लेंगे एक्स की पावर 0 के, तो ये कट गया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करें तो आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ जाएगी 4। ठीक है, जब मैं यहाँ 4 पुट करूंगा तो 3 4 का क्या हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 12 0, तो एक्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, और लिखा हुआ भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो एक्स खत्म हो गया, एक्स की पावर 0 1 के बराबर। फिर आप यहाँ रखोगे
6CR और 4 की पावर, सॉरी आर की जगह क्या है 4 है, तो यहाँ 4 आ गया 64 और यहाँ भी 4, तो उसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं 6C4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4, तो ये आंसर आ जाएगा 3840। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल पेपर सॉल्व हो चुका है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा लगे कि इसमें जवाब समझ नहीं आ रहा है, ये आंसर नहीं आना चाहिए, आपको दूसरा आंसर आप बता सकते हैं। और भूलिएगा मत, आपका इंशाल्लाह मॉक पेपर है संडे को, डोंट मिस इट, 5 अप्रैल, ठीक है, 5 से 6:30 MCQs का पेपर 1 का। अल्लाह हाफिज।